बच्चों, मैं आपको अकबर के राजस्व प्रशासन के बारे में बता रहा था और इसमें मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो दहसाला व्यवस्था थी या ज़ब्ती व्यवस्था उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको अकबर के समय में जो कृषि संबंधी और जो कृषि उत्पादन के संबंध में क्या उसकी व्यवस्था थी, क्या उन्होंने उस वक्त उसके प्रशासन के लिए किया, वो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अकबर ने अपने समय में संपूर्ण राज्य का विभाजन खालिसा, जागीर, सयूरगल या मदद माश में उसको विभक्त किया। जो मदद माश की देखभाल सदर उस सदर के अंतर्गत एक विभाग करता था। इसमें नकद सहायता दी जाती थी जिसे वजीफ़ा कहा जाता था। इस प्रकार अनुदान पाने वाले व्यक्ति का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। अकबर ने इस प्रकार के अनुदान पर 100 बीघा प्रति व्यक्ति की सीमा निर्धारित की थी। अकबर ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए आधी खेती योग्य भूमि या आधी जुती या बंजर भूमि देने की प्रथा चलाई। अनुदान प्राप्तकर्ता को पूरे जीवन के लिए अनुदान प्राप्त होता था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अनुदान के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते थे। आमतौर पर अधिकारियों को अनुदान का एक अंश प्राप्त होता था। जहांगीर के द्वारा अकबर के दिए गए अनुदानों का नवीनीकरण किया गया, परंतु शाहजहां के द्वारा इसकी सीमा 30 बीघा और औरंगजेब द्वारा इसकी सीमा 20 बीघा कर दी गई। औरंगजेब ने अपने शासन के 30वें वर्ष में सारे अनुदानों को आनुवांशिक बना दिया था, किंतु उसने उन अनुदानों को एक प्रकार का ऋण माना, ना कि संपत्ति। उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में और उसकी मृत्यु के बाद अनुदान प्राप्तकर्ता जमीन को खरीदने, बेचने या हस्तांतरित करने लगे। इस कारण धीरे धीरे इन अनुदानों का अधिकार क्षेत्र जमींदारी अनुदानों के समकक्ष हो गया। अब हम अकबर की बात फिर करते हैं कि अकबर के शासनकाल में इस प्रकार के अनुदानों का राजस्व कुल राजस्व का 5.84% होता था, यानी 5.84%। अधिकांश अनुदान ऊपरी गंगा प्रदेश अर्थात दिल्ली और इलाहाबाद के क्षेत्र में थे। लगभग 7% सरयुगल अनुदान उन परगनों में केंद्रित थे जो गैर मुसलमान जमींदारों के अधिकार में थे। एक दूसरे प्रकार का अनुदान वक्फ कहलाता था, जो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। इसकी आमदनी मकबरों, समाधियों एवं मदरसों के रखरखाव पे होती थी। मदद मास अनुदान की सहायता से बंजर भूमि को विकसित करने में मदद की जाती थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ तक ये अनुदान सभी प्रकार के लेन देन में जमींदार भूमि के रूप में प्रयुक्त किए जाने लगे। जमींदार दो शब्दों से बना है, जमीन यानी भूमि और दार यानी ग्रहण करना। मुगल काल में पहले जमींदार शब्द का प्रयोग इलाके के प्रधान के लिए किया जाता था, किंतु अकबर के समय से यह शब्द किसी भी व्यक्ति के उत्पादन से सीधा हिस्सा ग्रहण करने के लिए आनुवंशिक दावों के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। जमींदार शब्द के कई स्थानीय शब्द प्रचलित थे। उदाहरण के लिए दोआब में खूत और मुकद्दम, अवध और राजस्थान और गुजरात में बैठ या वंट। जमींदारी का मतलब भूमि पर संपत्ति का अधिकार नहीं था, वह मात्र भूमि उत्पादन पर जमींदारों का दावा था, जो राज्य के भू राजस्व के साथ साथ था, किंतु उसका क्रय विक्रय किया जा सकता था। यह आनुवंशिक एवं विभाज्य था। अब जब जमींदारों को भू राजस्व की वसूली का अधिकार नहीं दिया जाता था, वहाँ भी मालिकाना के रूप में भू राजस्व का 10% उन्हें प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त वे दस्तूरी सुमारी यानी पगड़ी, खाना सुमारी यानी गृहकर, विवाह, जन्म आदि पर भी कर लगाते थे। आईने अकबरी के अनुसार
मुगल साम्राज्य के जमींदारों की सेना में 44 लाख से अधिक सिपाही थे। बंगाल में उनके पास हजारों नावें थीं। उनकी स्थिति स्वत शासकों की तरह थी। वह राजा, राव, राणा, रावत आदि कहलाते थे। चौधरी परगने का अधिकारी होता था और परगने के अन्य जमींदारों से कर वसूलता था। अपने परंपरागत नानकार के अतिरिक्त चौधरियों का वसूले गए भू राजस्व में भी अलग से हिस्सा मिलता था उन्हें, जिन्हें चौधराई कहा जाता था, जो कुल राजस्व का 2.5% होता था। जमींदारों के विपरीत चौधरी की नियुक्ति राज्य द्वारा होती थी और उसे ठीक ढंग से काम न करने पर किसी भी समय हटाया जा सकता था। प्रत्येक गांव में एक अनुवांशिक पदाधिकारी होता था। गांव का मुखिया उत्तर भारत में मुकद्दम तथा पटेल कहलाता था। उसे गांव में राजस्व मुक्त भूमि मिलती थी और वसूले गए राजस्व में नगद हिस्सा मिलता था। उनकी सहायता के लिए लेखपाल भी होते थे, जो उत्तर भारत में पटवारी तथा दक्षिण भारत में कुलकर्णी कहलाते थे। मुकद्दम और पटवारी के पद तथा उनसे जुड़े हुए अधिकार वंशानुगत होते थे। कृषकों की भूमि संबंधी अधिकार स्पष्ट नहीं थे। जब तक वे खेती करते थे तब तक उनका अधिकार होता था। धनी किसानों को उत्तर भारत में खुद काश्त, राजस्थान में घर हुल और महाराष्ट्र में मिरासदार कहा जाता था। उसी प्रकार गरीब किसानों को उत्तर भारत में रेजा और रियाजा, राजस्थान में पालती और महाराष्ट्र में कुंजी कहा जाता था। किसान वर्ग के विभाजन का अधिकार केवल आर्थिक ही नहीं होता था। गांव के स्थायी निवासी भारत में खुदकाश, महाराष्ट्र में मिरासहार और दक्कन में थालकर उन्हें कहा जाता था, और अस्थायी निवासी उत्तर भारत में पाहीकाष्ठ और महाराष्ट्र में उपरी कहा जाता था। अब हम इनके बारे में बताएंगे, इनकी डेफिनेशन के जो खुदकाश थे वो वे किसान थे जो भूमि पर खेती करते थे। इसी प्रकार पाहीकाष्ठ वो थे जिनके पास हल बैल होते थे और वह दूसरे गांव में जाके खेती करते थे। तीसरे होते थे मुजारियन। उनकी स्थिति बटाईदारों जैसी होती थी और प्राय इनाम की भूमि पे काम करते थे। इसी प्रकार सिंचाई और फसल के भी प्रकार थे। सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील का प्रयोग होता था। कुएं से जल निकालने के लिए लीवर का उपयोग किया जाता था। आईने अकबरी में 17 रबी फसल और 26 खरीफ फसलें बताई गई हैं। मुगल काल में कलम लगाने की प्रणाली विकसित हुई। मुगल काल में खरीफ फसल के साथ साथ रबी फसल का भी महत्व बढ़ने लगा। सभी मुगल शासकों में शाहजहां ने नहरें बनवाई। नहर फेज, शाही नहरा। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली तंबाकू को भारत में लाए तो महाराष्ट्र में तंबाकू की खेती शुरू हुई। 17वीं शताब्दी में ज्वार की खेती शुरू हुई। 18वीं शताब्दी में मक्का की खेती महाराष्ट्र और राजस्थान में प्रारंभ हुई। 17वीं सदी में के उत्तरार्ध में कॉफ़ी का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार आलू, लाल मिर्च, टमाटर की खेती शुरू हुई। अमेरिका से अनानास, तंबाकू और काजू, आलू का निर्यात होता था। तो आपने ये देखा कि कितनी सारी फसलें या कितने सारे जो खाद्य पदार्थ जो आज हमारे जीवन में हैं, ये उनमें से बहुत सारे विदेशों से आए हैं। नकदी फसल को जिसे कामिल या जिसे आला कहा जाता था। नकदी फसल में सबसे अधिक खेती गन्ने की होती थी, फिर कपास, नील, अफीम और तंबाकू की होती थी। जैसे मैंने पहले कहा कि पुर्तगाली अनानास, पपीता, काजू अमेरिका से लाए थे, तो इसी प्रकार इनकी भी खेती शुरू हुई। और ये जो कमर्शियल क्रॉप, इनकी चीज़ों की खेती हुई और इस प्रकार इसका स्वरूप बदला। तो आगे हम अकबर के अन्य जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और राजपूत नीति, इसके बारे में चर्चा करेंगे।